दीक्षा क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। जैसा कि अपनी सेट की कक्षाओं की सीरीज चल रही थी, तो उस सीरीज के अंदर कंप्यूटर की पीढ़ियाँ कंप्यूटर के अंदर चल रही थी। तो कंप्यूटर का विकास हो गया था, कंप्यूटर की पीढ़ियाँ चल रही थी। तो कंप्यूटर की पीढ़ियों की क्लास लेके तीसरी क्लास लेके मैं आज उपस्थित हूँ आपके सामने। तो कंप्यूटर के विकास के अंदर अपनी कुछ महत्वपूर्ण बातें रह गई तो पहले तो वो करेंगे, उसके बाद अपने कंप्यूटर की पीढ़ियों को स्टार्ट करने का काम करेंगे। तो बात आती है 1947 के अंदर। कब? 1947 के अंदर एटी एंड टी लैब एटी एंड टी लैब एटी एंड टी लैब। सबसे पहले तो अपने को ये पता होना चाहिए एटी एंड टी लैब ये क्या थी। तो ये थी एक लैब जिसके अंदर प्रयोग किए जाते थे। तो हाँ, यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे 3 व्यक्ति थे, उन्होंने क्या किया, एक बहुत बड़ा आविष्कार किया। वो 3 व्यक्ति कौन थे? तो एक तो थे ब्रिटेन नाम के व्यक्ति थे, एक हो गए ब्रिटेन। और उसके बाद दूसरे व्यक्ति थे सोकले। कौन थे? सोकले। और उसके बाद तीसरे व्यक्ति थे, उनका नाम था बर्डिन। क्या नाम था? बर्डिन। इन तीनों ने 1947 के अंदर क्या किया, इन तीनों ने संयुक्त रूप से एक ट्रांजिस्टर का निर्माण किया। ट्रांजिस्टर का निर्माण इन्होंने तीनों ने मिलकर ट्रांजिस्टर का निर्माण किया। और ट्रांजिस्टर का प्रयोग इन्होंने ट्रांजिस्टर का निर्माण कर दिया। तो इस ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया जाता है विद्युत प्रवाह के लिए। इसका प्रयोग है वो विद्युत प्रवाह में किया जाता है। किसके अंदर किया जाता है? विद्युत प्रवाह के अंदर, विद्युत प्रवाह में। विद्युत प्रवाह में इसका प्रयोग किया जाने लगा कंप्यूटर के अंदर, ट्रांजिस्टर का विद्युत प्रवाह के अंदर प्रयोग किया जाने लगा। फिर बात आई 1956 के अंदर। 1956 में क्या हुआ, ये जो तीनों वैज्ञानिक थे ना, ब्रिटेन, सोकले और बर्डिन, इन तीनों को 1956 के अंदर नोबेल पुरस्कार मिला। नोबेल पुरस्कार दिया गया। और वो किस लिए दिया गया? इस ट्रांजिस्टर के आविष्कार के कारण इन तीनों को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। और इन्होंने क्या किया, एटी एंड टी लैब के अंदर ट्रांजिस्टर का निर्माण किया। ट्रांजिस्टर का निर्माण करने वाले 3 वैज्ञानिक थे, ब्रिटेन, सोकले और बर्डिन। फिर इनको 1956 के अंदर नोबेल पुरस्कार से नवाजा गया। और ट्रांजिस्टर का प्रयोग कंप्यूटर के अंदर विद्युत प्रवाह के लिए किया जाता है, मतलब विद्युत को प्रवाहित करने के लिए, प्रत्येक पार्ट के अंदर पहुंचाने के लिए इसका यूज किया जाता है। अब ट्रांजिस्टर का प्रयोग हो गया। इससे आगे देखें तो ट्रांजिस्टर का प्रयोग हो गया, तो उसके बाद कुछ ना कुछ प्रयोग आगे भी होंगे, तो उनको भी अपने देखने का काम करते हैं। यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, ट्रांजिस्टर का प्रयोग कौन सी लैब में किया गया? तो अपना आंसर होगा एटी एंड टी लैब के अंदर। कितने वैज्ञानिकों ने किया? तो 3 वैज्ञानिकों ने किया। और इन तीनों को इनके नाम दे देगा। और इनको कब नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो 1956 के अंदर किया गया। इन्होंने प्रयोग कब किया? 1947 के अंदर किया। 1956 के अंदर इनको सम्मानित किया गया। फिर बात आती है 1960 की। 1956 के अंदर तो वो प्रयोग हो गया था ट्रांजिस्टर वाला। फिर उसके बाद आती है बात 1960 की। 1960 के अंदर आईसी चिप का निर्माण किया गया। आईसी का पूरा नाम होता है इंटीग्रेटेड सर्किट। इंटीग्रेटेड सर्किट।
इंटीग्रेटेड सर्किट। इसका निर्माण किसने किया? तो इसका निर्माण किया जेएस वॉल्यूम। इसका निर्माण किसने किया? तो इसका निर्माण किया जेएस किल्वी, सॉरी वॉल्यूम नहीं है, जेएस किल्वी। तो इनको जेएस किल्वी भी बोल सकते हैं और इस जेएस को जॉन किल्वी भी बोला जाता है। तो ये जिस हिसाब से ऑप्शन के अंदर दिया होगा उस हिसाब से अपना राइट आंसर हो जाएगा। इनको जेएस किल्वी भी बोला जाता है और जॉन किल्वी भी बोला जाता है। जेएस किल्वी और जॉन किल्वी, या तो जेएस दिया हुआ होगा या जॉन दिया होगा, एक ही चीज़ दी होगी, दोनों चीज़ एक साथ नहीं दी होगी। तो किल्वी महोदय ने इनका आविष्कार किया, इंटीग्रेटेड सर्किट बनाई गई। और ये जो इंटीग्रेटेड सर्किट बनाई गई इस आईसी के अंदर सिलिकॉन और जर्मेनियम का प्रयोग किया गया। सिलिकॉन और जर्मेनियम से बनती है, सिलिकॉन प्लस जर्मेनियम धातु, जर्मेनियम धातु, जर्मेनियम धातु का यूज, सिलिकॉन और जर्मेनियम धातु का यूज किया गया। जब पहले ट्रांजिस्टर का निर्माण हुआ 1947 के अंदर, फिर उसके बाद 1960 के अंदर आईसी चिप का निर्माण हो गया। तो इसके बाद भी आगे निर्माण होगा, आगे हुआ माइक्रो प्रोसेसर का निर्माण। इसका निर्माण हुआ, माइक्रो प्रोसेसर का निर्माण हुआ। तो अब देखते हैं माइक्रो प्रोसेसर का निर्माण किस प्रकार से हुआ, कैसे हुआ। तो बात आती है 1971 के अंदर। 1971 में माइक्रो प्रोसेसर का निर्माण हुआ। माइक्रो प्रोसेसर, माइक्रो प्रोसेसर, माइक्रो प्रोसेसर का निर्माण किया गया। तो सबसे पहले तो माइक्रो प्रोसेसर किसके द्वारा बनाया गया? तो प्रथम माइक्रो प्रोसेसर है वो, प्रथम माइक्रो प्रोसेसर, माइक्रो प्रोसेसर प्रथम जो माइक्रो प्रोसेसर है वो इंटेल 4004 था। कौन सा था? इंटेल 4004 था। पहले ट्रांजिस्टर आए, उसके बाद आईसी आई, उसके बाद माइक्रो प्रोसेसर आए। तो इनमें भी एक संबंध है। जैसे ट्रांजिस्टर आए, बहुत सारे ट्रांजिस्टरों को जब एक साथ मिला दिया जाता है तो एक साथ एक ही सर्किट के अंदर लगा दिया जाता है तो आईसी चिप का निर्माण हो जाता है। और जब बहुत सारी आईसी चिपों को एक साथ लगा के और एक ही बना दिया जाता है तो उसे अपने माइक्रो प्रोसेसर के नाम से जानते हैं। इसके अंदर भी तीन वैज्ञानिक थे। इसके अंदर भी इस प्रयोग को करने वाले 3 वैज्ञानिक थे। फेडिको एक नंबर पे थे, फेडिको, उसके बाद फेजिन, उसके बाद थे फेजिन, और तीसरे थे टेड हॉफ। तीसरे कौन थे? टेड हॉफ। इन तीनों ने मिलकर माइक्रो प्रोसेसर का निर्माण कर दिया। क्या कर दिया? इन तीनों ने मिलकर ये माइक्रो प्रोसेसर का निर्माण किया था। तो जब बहुत सारे सर्वप्रथम ट्रांजिस्टर का प्रयोग हुआ, उससे पहले वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग होता था, फिर ट्रांजिस्टर का निर्माण कर लिया गया। ट्रांजिस्टर के निर्माण के बाद आईसी चिप का निर्माण कर लिया गया और आईसी चिप के बाद माइक्रो प्रोसेसर का निर्माण कर लिया। ये इसके अंदर कंप्यूटर धीरे धीरे अपनी एक अवस्था से दूसरी अवस्था की ओर अग्रसर होता गया। इसके बाद जब बहुत सारे ट्रांजिस्टरों को एक साथ मिला के लगा दिया जाता है तो उसको अपने आईसी चिप बोलते हैं, जिसे इंटीग्रेटेड सर्किट बोलते हैं। और इंटीग्रेटेड सर्किट का आविष्कार वो किल्वी महोदय ने किया। और तो वहाँ पर भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है इंटीग्रेटेड सर्किट का आविष्कार किसने किया? तो इंटीग्रेटेड सर्किट का आविष्कार वो किल्वी ने किया। ऑप्शन के अंदर किल्वी दिया होगा, वो आपको सिलेक्ट करना होगा। उसके बाद ये भी पूछा जा सकता है बहुत सारे इंटीग्रेटेड सर्किट को
मिला दिया जाता है तो खालिस्तान कहलाता है। उसके बाद ऑप्शन दे दिए जाएंगे माइक्रो प्रोसेसर, मिनी प्रोसेसर, इस तरीके से। तो उसमें अपने को माइक्रो प्रोसेसर ऑप्शन में सिलेक्ट करना पड़ेगा। अब अपने चलते हैं ये तो कंप्यूटर का विकास के अंदर से जो रहा हुआ था, जो शेष था वो अपना कंप्लीट हो गया। इसके बाद अब अपने चलते हैं कंप्यूटर की पीढ़ियों पे। तो कंप्यूटर की पीढ़ियाँ, इनको जनरेशन ऑफ कंप्यूटर बोला जाता है। जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, सर्वप्रथम तो यही ध्यान कर लेना कि कंप्यूटर की अब तक 5 पीढ़ियाँ विकसित हो चुकी है। कितनी पीढ़ियाँ विकसित हो चुकी है? 5 पीढ़ियाँ। तो फर्स्ट जनरेशन, प्रथम पीढ़ी, प्रथम पीढ़ी कंप्यूटर की प्रथम पीढ़ी। तो प्रथम कंप्यूटर का निर्माण कब हुआ था? तो 1942 के अंदर अबेक्स का निर्माण हो गया था। तो 1942 से लेके 1955 तक, 1955 तक। इसके अंदर भी पूछा जा सकता है कंप्यूटर की प्रथम पीढ़ी का कालक्रम है तो 1942 से 1955। उसके अंदर ये नहीं है कि एक्यूरेट 1942 से 55 ही दिया हुआ, 55 तो दिया मिल सकता है, लेकिन 1942 ही दिया हुआ। ये भी हो सकता है 1940 भी दिया हो सकता है, 1941 भी दिया हो सकता है। और अदर ऑप्शन में ये नज़दीक नहीं मिलेंगे, तो ये नज़दीक वालों में सिलेक्ट करना है। तो इसका जो समय है वो 1942 से 1955 के मध्य रहेगा। इस फर्स्ट पीढ़ी में क्या, किस चीज़ का प्रयोग हुआ? तो विद्युत प्रवाह के लिए वैक्यूम ट्यूब। विद्युत को किसके द्वारा प्रवाहित किया जाता था? तो वैक्यूम ट्यूब। विद्युत प्रवाह के लिए वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग किया गया। वैक्यूम ट्यूब, वैक्यूम ट्यूब का, विद्युत प्रवाह के लिए वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग किया जाता था। और स्टोरेज के लिए मैग्नेटिक टेप, स्टोरेज के लिए मैग्नेटिक टेप। मैग्नेटिक टेप स्टोरेज के लिए किसका प्रयोग किया जाता था? तो स्टोरेज के लिए मैग्नेटिक टेप का आविष्कार वो प्रयोग किया जाता था। और मैग्नेटिक टेप जो क्या होती है, जो पहले अपने टेप के अंदर जो कैसेट आती थी उसी तरीके से जो टेप होती है उसको उन जो चक्राकार दी होती है उनके ऊपर प्लेट लगाया जाता है और उसके ऊपर डाटा को सेव किया जाता है। इसके बाद आता है ये कौन सी भाषा पे कार्य करता था? तो ये बाइनरी डिजिट पे कार्य करता था। बाइनरी डिजिट, बाइनरी डिजिट, बाइनरी डिजिट, बाइनरी कोड भी बोल सकते हैं डिजिट, या बाइनरी डिजिट 0 और 1 पे कार्य करता था। और इसकी स्पीड, अब आया मैन, स्पीड को किस में मापा जाता था? स्पीड रेडी। इसकी स्पीड को किस में मापा जाता था? तो इसकी स्पीड को मापा जाता था मिली सेकंड के अंदर। मिली सेकंड, इसकी स्पीड को है वो मिली सेकंड के अंदर मापा जाता था। किसके अंदर मापा जाता था? तो इसकी स्पीड को मिली सेकंड के अंदर मापा जाता था। किसके अंदर मापा जाता था? इसकी स्पीड को मिली सेकंड के अंदर नापा जाता था। 1 मिली सेकंड के छोटे से भाग में ये कंप्यूटर जितना भी कार्य करता था उनको काउंट करके और इसकी स्पीड को निकाला जाता था। सर्वप्रथम इसकी स्पीड, प्रथम पीढ़ी के अंदर कंप्यूटर की स्पीड बहुत कम थी। उसके बाद जैसे जैसे इसका विकास होता गया वैसे वैसे कंप्यूटर की स्पीड भी बढ़ती गई। इसके बाद आता है ये किस तरीके से कार्य करता था? तो ये कार्य करता था बैच प्रोसेसिंग यूनिट पे। किस पे कार्य करता था? बैच प्रोसेसिंग यूनिट पे। बैच क्या होता है? बैच प्रोसेसिंग यूनिट, बैच प्रोसेसिंग यूनिट, बैच प्रोसेसिंग पे यह कार्य करता था। किस पे करता था? बैच प्रोसेसिंग पे। जैसे इस कंप्यूटर को अगर 3 तरीके के कार्य दे दिए जाते थे ना, तो वो अपने हिसाब से
सर्वप्रथम पहले एक कार्य को करता, उसके बाद दूसरे कार्य को करता, उसके बाद तीसरे कार्य को करता। जैसे इसको 3 कार्य दे दिए गए, प्लस दे दिया गया, फिर उसके बाद माइनस दे दिया गया, और तीसरा इसके बाद कोई और कार्य दे दिया गया। तो ये क्या करता, पहले प्लस प्लस का जो बैच होता था उनका कार्य करता, उसके बाद माइनस माइनस के बैच का कार्य करता। ये इस तरीके से कार्य करता था। जैसे प्लस प्लस ये बैच फर्स्ट हो गया, उसके बाद बैच सेकंड हो जाएगा। तो बैच सेकंड के अंदर जैसे इसको घटाव का कार्य दे दिया गया, अंक गणितीय प्रोसेसिंग यूनिट के तहत ये कार्य दे दिया गया। और थर्ड के अंदर इसको बैच थर्ड, इसको मल्टीप्लाई का कार्य दे दिया गया। तो ये क्या करता, पहले इस बैच फर्स्ट की गणनाओं को करता, उसके बाद बैच सेकंड की गणनाओं को करता, और उसके बाद बैच थर्ड की गणनाओं को करने का कार्य करता था। तो इसको बोला जाता है बैच प्रोसेसिंग यूनिट। क्या बोला जाता है, बैच प्रोसेसिंग यूनिट। एक जैसे कार्य को करने वाला, बैच का मतलब होता है एक जैसे कार्य को करने वाला, एक समान कार्य को एक साथ करता था। ये बैच प्रोसेसिंग हो जाएगी। उसके बाद आता है अपना कि इसका निर्माण भी हो गया, इसकी स्पीड भी अपने माप ली, इसके अंदर किस चीज़ का प्रयोग किया गया वो भी हमने देख लिया। तो इस पीढ़ी के कंप्यूटर कौन से कंप्यूटर थे, फर्स्ट पीढ़ी के, तो वो देखना चाहे तो एक तो था ENIAC कंप्यूटर। कौन सा था, ENIAC, और दूसरा कंप्यूटर था यूनिवैक और मार्क फर्स्ट। यूनिवैक फर्स्ट और मार्क भी फर्स्ट, इन 3 कंप्यूटरों का इसके अंदर निर्माण किया गया था प्रथम पीढ़ी के अंदर। तो प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर थे, क्या थे, प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर, पीढ़ी के कंप्यूटर। ये क्या थे, ये प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर थे। इसके बाद अपनी दूसरी जनरेशन आ जाती है। जैसे ये अपने दादाजी वाली जनरेशन थी, तो अब अपने पापा वाली जनरेशन आ जाती है। कहने का मतलब ये भी सेकंड जनरेशन के अंदर आ जाते हैं। तो इसके बाद सेकंड जनरेशन का जिक्र करने का कार्य करते हैं। ये कंप्यूटर के जो दादा वाली सीरीज थी वो चल रही थी, इसके बाद अपने कंप्यूटर के सेकंड जनरेशन पे आते हैं। तो सेकंड जनरेशन द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटर या दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर, दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर, पीढ़ी के कंप्यूटर, के कंप्यूटर, दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर। तो सबसे पहले तो इसका समय तो वो 1955 के अंदर कंप्लीट हुई है। तो ये 1956 से स्टार्ट हो जाएगी और 1956 से स्टार्ट होने के बाद 1964 तक चलेगी। 1956 से 64 तक है इसका कालक्रम है, 1956 से 64 तक। इसके अंदर क्या किया गया, तो इसके अंदर सर्वप्रथम तो वैक्यूम ट्यूब के स्थान पर ट्रांजिस्टर का प्रयोग इसी पीढ़ी के अंदर किया गया। ट्रांजिस्टर का प्रयोग, ट्रांजिस्टर का यूज। तो क्वेश्चन पूछ सकता है कि द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटरों का समय था, तो 1956 से 1964 हो जाएगा। द्वितीय पीढ़ी के अंदर कंप्यूटरों के अंदर खाली वो यूज किया गया, तो इसके अंदर ऑप्शन दे देगा ट्रांजिस्टर, आईसी, वैक्यूम ट्यूब, माइक्रो प्रोसेसर। तो उसके अंदर ट्रांजिस्टर अपना सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ट्रांजिस्टर सही हो जाएगा। ट्रांजिस्टर का प्रयोग किसके लिए किया गया, तो वो पहले बताया, या विद्युत प्रवाह के लिए किया गया, विद्युत प्रवाह के लिए। किसके लिए किया गया, विद्युत प्रवाह के लिए। किसके लिए किया गया है, विद्युत प्रवाह के लिए। विद्युत प्रवाह के लिए ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया गया। इसकी स्पीड को किस में मापा जाता था, द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटरों को, तो इनकी स्पीड को माइक्रो सेकंड के अंदर मापा जाता था। माइक्रो सेकंड के अंदर इसकी स्पीड को मापा जाता था।
किसके अंदर मापा जाता था? माइक्रो सेकंड की स्पीड के अंदर इनकी गति को मापा जाता था। गति का मापक था ये। क्या था? गति का मापक था माइक्रो सेकंड। माइक्रो सेकंड था। और स्टोरेज के अंदर कोई भी बदलाव नहीं किया गया। जो मैग्नेटिक टेप का यूज फर्स्ट पीढ़ी के अंदर किया जाता था उसी का स्टोरेज के अंदर, स्टोरेज किसके अंदर की जाती थी? स्टोरेज से है जो वो मैग्नेटिक टेप के अंदर ही की जाती थी। मैग्नेटिक टेप स्टोरेज है वो सेम रही, इस पीढ़ी के अंदर भी स्टोरेज भी सेम रही। इसके बाद इसके अंदर दो भाषाएं आई कंप्यूटर के अंदर। वहाँ पे तो बाइनरी डिजिट का प्रयोग किया जाता था, मशीनी भाषा का प्रयोग नहीं किया जाता था, बाइनरी डिजिट का प्रयोग किया जाता था। तो यहाँ पे क्या हुआ? यहाँ पे मशीनी भाषा का प्रयोग किया जाने लगा। तो वो मशीनी भाषा फोर्ट्रॉन और कोबेल, फोर्ट्रेन और कोबेल दो भाषा आई। कौन सी भाषा आई? फोर्ट्रेन और कोबोल। फोर्ट्रेन और कोबोल भाषाएं आई। तो ये दो भाषाएं क्यों आई? तो फोर्ट्रेन का मतलब तो होता है फॉर्मूला ट्रांसमिशन। आगे वाले स्लाइड पे देखने का काम करते हैं। फोर्ट्रेन का मतलब तो होता है फॉर्मूला ट्रांसमिशन। तो जैसा अपने को नाम से भी कुछ ना कुछ तो ज्ञात हो रहा है कि फॉर्मूला ट्रांसमिशन है, तो ये तो अपने नॉर्मल तो काम में ले नहीं सकते, या तो गणितज्ञ काम में लेंगे या वैज्ञानिक काम में लेंगे। तो उसके बाद आई फोर्ट्रॉन। एक भाषा तो हो जाएगी फोर्ट्रॉन। फोर्ट्रॉन इसका नाम है फॉर्मूला ट्रांसमिशन। फॉर्मूला ट्रांसमिशन। तो इस भाषा का प्रयोग या तो वैज्ञानिक करते थे, वैज्ञानिक या गणितज्ञ, या तो इसका प्रयोग वैज्ञानिक कर सकते थे या गणितज्ञ कर सकते थे। फोर्ट्रॉन भाषा का प्रयोग कौन कौन कर सकते थे? या तो वैज्ञानिक कर सकते थे या जो अपने गणितज्ञ है वो कर सकते थे। तो जब ये हाई लेवल लैंग्वेज थी, क्या थी ये फोर्ट्रॉन और कोबेल दोनों ही भाषाएं हाई लेवल लैंग्वेज थी। कौन सी लैंग्वेज थी? हाई लेवल लैंग्वेज थी दोनों ही। फोर्ट्रॉन का प्रयोग तो वो कर सकते थे। उसके बाद सोचा कि इनका प्रयोग तो ये कर रहे हैं, तो साधारण व्यक्ति भी तो प्रयोग करेगा, जो अपने बिजनेस पर्पज से करेगा या एजुकेशनल पर्पज से करेगा, किसी भी पर्पज से, अगर कोई व्यावसायिक पर्पज से करेगा तो, या कोई कॉमर्शियल पर्पज से भी इसका प्रयोग करेगा। तो इसके लिए फिर किस भाषा का प्रयोग किया गया? कोबेल भाषा का। कोबेल भाषा का प्रयोग किया जाने लगा। तो इसका प्रयोग किस किस ने किया? तो एक तो व्यवसाय के लिए किया जाने लगा, व्यवसाय के लिए इसका प्रयोग किया जाने लगा, और कॉमर्शियल यूज में, व्यवसाय और कॉमर्शियल। तो इसके अंदर अगर अपने को द्वितीय पीढ़ी के अंदर फोर्ट्रॉन भाषा का प्रयोग पता है, वैज्ञानिक और गणितज्ञ करते थे, तो कोबोल का अपने आप पता चल जाएगा। जो शेष रह गए वो इसका प्रयोग करते थे। क्या करते थे? शेष जो व्यक्ति थे वो इसका प्रयोग करते थे। उनकी भावनाओं को भी हाथ में पहुंचाते हुए इस भाषा का प्रयोग किया जाने लगा। और इसके अंदर एक चीज सबसे बेस्ट आई, क्या आई? ये जब दो भाषाएं आ गई तो ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रयोग किया जाने लगा। ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रयोग किया जाने लगा। सिस्टम का प्रयोग, ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रयोग या यूज। ये एक नई चीज आ गई। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? ये ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? तो जो
कंप्यूटर को चलाने का कार्य करते हैं ना, जो